Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we have discussed many things in the properties of solids. We will take just recap. First term is deforming force. What is it? The force which produces a deformation in the body called as deforming forces. Force which produce deformation in a body. Then perfectly elastic body. The body which regains its original dimensions completely after removal of deforming forces is called as perfectly elastic body. Perfectly elastic बॉडीच्या नंतर आम्ही काय बघितलं? आम्ही बघितलं इलास्टिसिटी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, है ना? बाय virtue of which it does oppose to the deforming forces and regains its original dimensions when deforming forces are removed. त्याच्यानंतर आम्ही बघितलं प्लास्टिसिटी. इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which body does not oppose to deforming forces and cannot regain its original dimensions completely when deforming forces are removed. म्हणजे ती बॉडी सहजासहजी डिफॉर्म होते, पण डिफॉर्मिंग फोर्सेस काढून घेतल्यानंतर ती बॉडी परत आपल्या ओरिजिनल डायमेन्शन्सला येत नसेल तर त्या बॉडीला म्हणायचं, त्या मटेरियलला म्हणायचं प्लास्टिक मटेरियल आणि प्रॉपर्टीला म्हणायचं प्लास्टिसिटी. तो ये प्लास्टिक बॉडी आणि इलास्टिक बॉडीचं आपण डिफरन्शिएट केलेल्या होत्या काही गोष्टी. एक तर डेफिनेशन इटसेल्फ, नंतर ते डिफॉर्मेशन टेम्पररी असतं, डिफॉर्मेशन परमनंट असतं, डिफॉर्मिंग फोर्स खूप जास्त लागतो, डिफॉर्मिंग फोर्स निग्लिजिबल लागतो, नाही का? हे आपले असे त्या कंडिशनच्या डिफरन्शिएटिंग पॉइंट्स होते. लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड, स्मॉल फोर्स इज इनफ. ते टेम्पररी डिफॉर्मेशन असतं, हे परमनंट डिफॉर्मेशन असतं. मग आम्ही एक टर्म डिफाइन केली, त्याला म्हणतो आम्ही स्ट्रेस. स्ट्रेस इज डेफिनेशन काय आहे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. मग हा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स किती असतो? इन इक्विलिब्रियम कंडिशन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजेच अप्लाइड फोर्स असतो. म्हणून आम्ही स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया हा फॉर्म्युला वापरतो. मग याचा याचा युनिट आम्ही बघितलं, ते युनिट असतं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि असंच एक युनिट प्रेशरचं असतं. म्हणून आपण म्हणतो स्ट्रेस आणि प्रेशर यांचा युनिट सेम सेम. फिर बाद में 3 टाइप्स के स्ट्रेस देखे हमने. अगर फोर्स अलोंग द लेंथ अप्लाई होता है तो उसे कहते हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. इफ अप्लाइड फोर्सेस प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ then corresponding stress is called as longitudinal stress or tensile stress. याद रखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस भी उसे बोला जाता. फिर दूसरा, वो जो फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, स्ट्रेस कौन सा भी क्यों नहीं होता. अब ये तुम लोग बोलेंगे mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, कहा mg कहां से आया? mg मतलब ऐसा होता है, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक अपनी दूरी है या वायर है और यहां पर उसको हमने ऐसा लोड सस्पेंड किया है. याची रेडियस आर, रेडियस आर आणि हा मास असेल एम. नंतर नंतर आम्ही बघितलंय व्हॉल्यूम स्ट्रेस. जर का फोर्सेस अप्लाय केल्यानं व्हॉल्यूम बदलत असेल तर त्याला आम्ही म्हटलंय व्हॉल्यूम स्ट्रेस. इफ अप्लाइड फोर्सेस प्रोड्यूस चेंज इन व्हॉल्यूम then it is also called as volume stress. आणि त्याचा फॉर्म्युला म्हणजे तोच बेसिकली अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया, परंतु इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चेंज इन प्रेशर. नंतर आम्ही तिसरा स्ट्रेस बघितला, शियरिंग स्ट्रेस. ते काय? टँजेन्शियल फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स कसा असतो? अप्लाइड फोर्स कसा असतो? टँजेन्शियल फोर्स. पण ज्या फोर्सेसना शेप बदलतो त्याचा करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस तयार होतो त्याला आम्ही शेअरिंग स्ट्रेस म्हणतो. फॉर्म्युला तोच, टँजेन्शियल फोर्स पर युनिट एरिया.
हा अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजे टँजेन्शियल फोर्स पर युनिट एरिया. करस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन आहेत. जर का समजा लेंथ चेंज झाली तर बेसिकली स्ट्रेन म्हणजे चेंज ऑफ डायमेन्शन्स पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन्स. मग डायमेन्शन्स कोणते चेंज होते त्याच्यावर डिपेंड आहे. त्याला कोणतं नाव द्यायचं ते, कोणता स्ट्रेन म्हणायचं ते कशावर डिपेंड, कोणतं डायमेन्शन चेंज होतं. इफ डेफिनेशन सिम्पली रेस्ट ऑफ चेंज ऑफ डायमेन्शन्स टू ओरिजिनल डायमेन्शन्स कॉल्ड एज स्ट्रेन. जर का लेंथ चेंज होत असेल तर ते टेन्साइल स्ट्रेन. चेंज ऑफ लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ कॉल्ड एज अ टेन्साइल स्ट्रेन. चेंज ऑफ वॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन. चेंज ऑफ वॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन. आणि lateral displacement of a layer upon the distance of that layer from fixed layer is called as a shearing strain. lateral displacement म्हणजे पुढे गेली. ही जर आपली एक लेयर, समजा ही बॉडी आहे, या बॉडीवरती तुम्ही फोर्स अप्लाय केला आणि जर का समजा ही बॉडी आता ही तर लेयर फिक्स्ड आहे, पण जर फोर्सेसमुळे ही बॉडी अशी टिल्ट होत असेल तर याला म्हणायचं लॅटरल डिस्प्लेसमेंट. हे आहे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट. आणि त्या लेअरचं फिक्स्ड लेअर पासूनचा डिस्टन्स म्हणजे हे दिस वन. तो हा अँगल म्हणजे जर थिटा घेतला आपण तर टॅन थिटा येतो अपोजिट साइड, म्हणजे हे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द डिस्टन्स ऑफ दॅट लेअर. म्हणून या टॅन थिटालाच म्हटलं जातं शियर किंवा शियरिंग स्ट्रेन. ओके, चलो इलास्टिक लिमिट. क्या होती है इलास्टिक लिमिट? मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन. अगर डिफॉर्म होता नहीं तब तक आप लोग फोर्सेस अप्लाई करो, स्ट्रेस प्रोड्यूस करो. जब तक ये डिफॉर्मेशन परमानेंट होता नहीं तब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती कि अगर आपने अप्लाई किया वाला फोर्स निकाल भी दिया तो बॉडी रिगेन ओरिजिनल डायमेंशंस पे नहीं आती. इसका मतलब आपने एक हद पार कर ली, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया. तो डेफिनेशन होती है सिंपल, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन. समजे क्या? म्हणजे समजा जर कधी आपण आपलं हे बोट असं उलट ओढलं, थोडा त्रास व्हायला लागेल. अजून ओढलं आणखी त्रास व्हायला लागेल. पण जर का हे बोट आपण 180 डिग्री ना असं फोल्ड केलं तर, 180 डिग्री ना पाठीमागं फोल्ड केलं तर, हाँ फिर हुक्स लॉ आया. क्या हुआ था हुक्स लॉ में? ये बोलता था विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्या हुआ था कि नहीं? ये यहां तक आए थे हम लोग. विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हाँ, अगर फिर ऐसा है ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फिर ये स्ट्रेस अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो फिर लिखना पड़ता कुछ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को लिखेंगे मानो कुछ के इनटू ये होगा स्ट्रेन. तो फिर ये कांस्टेंट, अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो ये बनता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बनता है.
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोलते हैं यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से अपनी बात शुरू करनी है दोस्तों। अगर मेरे पास तीन स्ट्रेस है, तीन स्ट्रेन है क्या नहीं? अगर इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? मेरे पास तीन स्ट्रेस है, तीन स्ट्रेन है, तो क्या अपने पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप्स के आएंगे क्या नहीं? हाउ मेनी टाइप्स डू वी हैव? We have three types of stress, three types of strain, then we will have three types of modulus of elasticity. So are you ready to discuss further? तो पहला मॉडुलस है यंग्स मॉडुलस। काम की चीज है, अब देखो। यंग्स मॉडुलस है विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या है ये? रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। ये काम की चीज है। It is represented by y and this y is equal to longitudinal stress to longitudinal strain। आप लोग आपका पेन चालू रखो दोस्तों। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे पता करें? करेंगे पता। देखो देखो देखो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा पता करेंगे? पहले तो देखो, फॉर्मूला आ गया, है ना? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। दोस्तों अगर ये अपना है रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट को एक वायर ऐसा लगा दिया और ये हुक भी है साथ में, और फिर ये कुछ लोड लगा दिया। इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, रेडियस ऑफ दिस वायर लेट स्मॉल आर, रेडियस ऑफ वायर इज स्मॉल आर, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, ओरिजिनल रेडियस आर। अब मैं अगर कुछ लोड लगा देता यहां पर जिसका मास m है, तो इस लोड के कारण वेट कितना हुआ? वेट हुआ mg। वेट इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स होता है mg। एरिया कितना दोस्तों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना बन गया? mg। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। पर इस स्ट्रेस के कारण ये वायर अब इलांगेट होगी क्या नहीं? देखो सब लोग, ये लंबी हो जाएंगी वायर थोड़ी सी, ये थी ऐसी, इसका मतलब यहां पर था ये, है क्या नहीं? अब ये चले जाएगा नीचे। देखो कहां तक थी? मेरे हाथ तक, यहां तक थी। अब ये चले जाएगी नीचे, मतलब यहां से यहां तक ये लेंथ इंक्रीज हुई। इतनी लेंथ थी ओरिजिनल लेंथ, ये बन गई है इंक्रीज इन लेंथ। तो मेरा टेंसाइल स्ट्रेन क्या हुआ? टेंसाइल स्ट्रेन
क्या है असल में डेफिनेशन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी, चेंज इन लेंथ हो गई है स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी, वो होती है कैपिटल एल। मित्रांनो काही पुस्तकात समजा किंवा काही रेफरन्स बुक मध्ये तुम्हाला हे स्मॉल एल च्या ऐवजी ई सुद्धा पाहायला भेटेल, ई फॉर इलॉंगेशन, ई फॉर इलॉन्गेशन, इलॉन्गेट हो ही ना उतने से, है ना। तो इलॉन्गेशन ई, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ये दोनों मिलने के बाद y का फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं, हमारे पास y का फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं, बोलो फिर। y का फॉर्मूला तो मिल जाएगा, बस ये डिवीजन ले लो, काम खत्म। अरे डिवीजन तो लेना है क्या नहीं, ये y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ। फोर्स किती, आमच्या वेट मुळे तयार झालेला, एरिया किती, पाय आर स्क्वेअर, हे स्मॉल एल डिनॉमिनेटरला, कॅपिटल एल वरती, हा की ना। y चा फॉर्म्युला तयार झाला, y चा फॉर्म्युला तयार झाल्यानंतर हा झाला एम जी एल बाय पाय आर स्क्वेअर एल, वेर एल स्मॉल एल इज चेंज इन लेंथ। दोस्तों हा फॉर्म्युला म्हणजे या चॅप्टरचा जीव की प्राण, हार्ट ऑफ द चैप्टर है यंग्स मॉडुलस। 75% टाइम्स इस चैप्टर पर प्रॉब्लम आते इसी फॉर्मूले पर, यंग्स मॉडुलस पर ही, 25% में बाकी के फिर। हैव यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, mgl by mg कैपिटल L by pi r स्क्वायर स्मॉल l, पक्का। चलो आगे, श्योर, ओके ओके ओके। तो फिर अब तो बारी है प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स लेना पड़ते। आर यू रेडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स नाउ, अब तो जाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ते। चलो रेडी फॉर प्रॉब्लम्स, कम ऑन, यू विल आंसर, फटाफट फटाफट आंसर देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, yes it is Hooke's law, within elastic limit stress is directly proportional to strain, it is Hooke's law। ओके चलो चलो, दूसरा, which of the following is not unit of Young's modulus, बताओ कौन सा ये यूनिट नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, ये होता है पास्कल भी होता है, डाइन पर सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर यही है। असल में ये होता नहीं है पर आंसर वही है, समझ गए। ओके नेक्स्ट, देखो 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 क्या है ये, elasticity is the property of material body by virtue of which
दे दो आंसर. Sure, good. It is C. Body opposes its deformation. अपोज करती है ना डिफॉर्मिंग फोर्सेस को. चलो नेक्स्ट. इलास्टिक लिमिट फॉर अ गैस. गैस तो इलास्टिक लिमिट होता है क्या रे? गैस को इलास्टिक लिमिट हो सकता है क्या? ना 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 ना, इसको इलास्टिक लिमिट नहीं होता है. सो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट. चलो आगे. कौन सी क्वांटिटी को डायमेंशन ही नहीं है? Which of the following is dimensionless quantity? हाँ, स्ट्रेन को डायमेंशंस नहीं होते क्योंकि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होती है, इसलिए स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. कौन सा भी, असल में ये बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशंस. बेसिक डेफिनेशन क्या है उसकी? चेंज इन डायमेंशंस. ओए, क्यों तकलीफ दे रहा है भाई? Change in dimensions divided by original dimensions. अब अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम, जो कुछ होगा वो. देयरफॉर डायमेंशन यूनिट कैंसल हो जाएगा और डायमेंशंस भी कैंसल हो जाएंगे. तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नेक्स्ट. यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल हैज सेम यूनिट एज. किसके जैसा होता है उसका यूनिट? सबको तो आराम से पता हो जाएगा क्योंकि ये तो डिस्कशन में आया था. हाँ, ये है प्रेशर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर आल्सो, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज ए. चलो नेक्स्ट. Maximum stress up to which a body can be subjected without permanent deformation is called. What is called? अरे सबको तो पता है. हाँ, वेरी गुड. इट इज आल्सो definition elastic limit. Okay, next now. With increase in temperature, Young's modulus of elasticity. Young's modulus टेम्परेचर वाढल्यानं कमी होईल का जास्त होईल का तेवढीच राहील? और आप लोगों ने धोखा खाया, धोखा खाया, धोखा खाया. अरे टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाता. टेम्परेचर बढ़ने से increases, then bond strength decreases. आणि जर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज झाली तर ते अपोज करणारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो कमी होईल, म्हणजे यंग्स मॉड्युलस कमी होईल, नाही का? हा. as temperature increases, Young's modulus decreases. Therefore, your answer is B. चलो next. Iron bar of length L, cross section area A, Young's modulus Y is pulled by force F from both ends so as to produce an elongation E.
Which of the statement is correct? This E for elongation, change in length. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। दो आंसर्स आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा y का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, mg कैपिटल L बाय पाई r स्क्वायर स्मॉल एल। यहां सिंबल्स अलग अलग दिए हैं। आयरन बार ऑफ लेंथ स्मॉल एल म्हणजे आपला हा फॉर्म्युला कसा टर्न होईल, mg स्मॉल एल होईल, पाय आर स्क्वेअरच्या ऐवजी एच होईल आणि इलॉंगेशनचं ई येईल। वाय बदलत नसतं, वायचं मटेरियल प्रॉपर्टी, mg चेंज होत नाही, म्हणजे या दोघांमधलं रिलेशन हे तर असं काहीच नसतं। ई आणि ए इनव्हर्स प्रपोर्शनल आहे, स्मॉल एल आणि ई डायरेक्ट प्रपोर्शनल आहे, म्हणून आमचा आन्सर बघा तुम्ही ई ला इकडे घ्या, फॉर्म्युला कसा होईल, ई इज इक्वल टू एम जी बाय वाय ए इंटू स्मॉल एल होईल का नाही, आणि ब्रॅकेट टर्म्स आर कॉन्स्टंट, देयरफॉर इलॉंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज व्हाट आवर आंसर। मेरे पास एक छोटा सा प्रैक्टिकल है आपको बताने के लिए। क्या आप लोगों को ये स्टैंड दिखाई देता क्या? हाँ दिखाई देता है क्या नहीं? दिखाई दे रहा है। मेरे पास कुछ ऐसा लोड है, एक ये लोड है और एक ही कंपनी के रबर बैंड से, ये देखो ये रबर बैंड ऐसे, क्या रबर बैंड दिखाई देते आप लोगों को? ये काले बैकग्राउंड में दिखाता हूं आप लोगों को, ये रबर बैंड, ये तीनों के तीनों एक ही कंपनी से लाए वाले। देखो देखो, मैं एक रबर बैंड इसको ऐसा सस्पेंड करता हूं और या रबर बैंड वरून आम्ही रबर बँडला आम्ही हे मास सस्पेंड केलंय। बघा किती इलॉंगेशन झालं, बघा इथपर्यंत होतं ते, आता एवढं इलॉंगेशन झालं। तुमच्या मोबाईलवर रेफरन्स पॉइंट धरू शकता तुम्ही किती होतात या, नाहीतर मी माझ्या असा खांद्याजवळ पकडतो याला। बघा आता सध्याला आता माझ्या या खांद्याचा रेफरन्स पॉइंट आहे तो। मी काय करतो आता, एक रबर बँडच्या ऐवजी दोन रबर बँड्स घेतो आणि मग सस्पेंड करतो। इलॉंगेशन पहिल्या इतकं झालं का जास्त झालं? माझा एमबी मी तेवढाच ठेवला, एमजी लोड तेवढाच ठेवलेला आहे। इलॉंगेशन कमी का जास्त? कमी, लेस हुआ। मैं और तीसरा बैंड लगा देता तो अब देखो कितना, क्या दो के मुकाबले और कम हुआ? ये कम हुआ है कि नहीं? हुआ है, यस। तो फिर मैंने क्या चेंज किया? मैंने मटेरियल चेंज किया, ओरिजिनल लेंथ चेंज की, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज किया, वेट चेंज किया। क्या चेंज किया? इलॉन्गेशन तो कम हुआ, बट व्हाट इज चेंज्ड? विल यू टेल मी व्हाट इज चेंज्ड? हाँ तनिष्क, यार ग्रेट बॉय, यस शिवानी, यस 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 यस। मैंने ये रबर बैंड की साइज 3 लिया, मतलब साइज बढ़ा दी। जैसा एक लेता तो ऐसा होता था, 2 लिया तो ये ऐसा हुआ, 3 लिया तो ये ऐसा हुआ। इसके कारण भले लोड तुम सेम लगा दो, पर ये अगर होता था तो ये इतना लंबा होता था, 2 लिया तो कम लंबा हुआ, और 3 लिया तो थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ, है क्या नहीं? तो ये है हमारा। फिर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से इलॉन्गेशन कम हुआ क्या ज्यादा? कम हुआ।
तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इलांगेशन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो अपना फॉर्मूला था ना, y इज इक्वल टू एफ एल बाय ए स्मॉल एल। देखो ये नीचे के जो दो टर्म्स है वो मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? एल इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट, ब्रैकेट के टर्म सारे कांस्टेंट, मटेरियल बदला नहीं, फोर्स बदला नहीं, कैपिटल एल भी बदली नहीं, पण इलांगेशन मात्र बदललं. दिस इलांगेशन is inversely proportional to small l is inversely proportional to area of cross section. समजा जर कधी मी एकच घेतला बघा, आता मी काय केलं, हा आपला एकच रबर बँड घेतला आणि मास एवढं लावलं. जर का मी मास कमी केलं तर इलांगेशन बघा काय होत आहे, बघा 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 बघा. रेफरन्स पॉइंट तुम्हालाच घेणे तुमच्या मोबाईल मध्ये. मी आणखी मास कमी करतो, आणखी मास कमी करतो, इलांगेशन कमी होतंय की नाही? हा, इलांगेशन डिक्रीजेस, कारण फोर्स कमी होतो म्हणून. मग फोर्स आणि इलांगेशन यांचं रिलेशन कसं आहे सांगा? डायरेक्टली प्रपोर्शनल का इनवर्सली प्रपोर्शनल? बघा मी आता वेट ऍड करत चाललो, वेट ऍड करत गेल्यानंतर माझा हा रबर बँड जास्तीचा इलांगेट झाला. हा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो दोस्तों F is directly proportional to L, so one can write same formula, F is equal to Y A by L into small l. Force is directly proportional to L. आणि मित्रांनो दुसऱ्या एका चॅप्टर मध्ये आम्ही फोर्स कॉन्स्टंट बघणार आहोत. अरे बघितला का आपण फोर्स कॉन्स्टंट एका वेळेस? कुठेतरी आपण फोर्स कॉन्स्टंट बघितला का रे? वर्क पॉवर एनर्जी मध्ये फोर्स कॉन्स्टंट की, अरे बघितला का रे? आठवतं का? मला आठवलं थोडं 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 थोडं. फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ द स्प्रिंग, फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ द कॉइल पाहिला की नाही? मग आपण म्हटलं होतं की नाही, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स. अरे असं म्हटलं होतं का? बघा एक्स फॉर इलॉंगेशन होतं की नाही? मग इथं के ला आपण काय नाव दिलं होतं? या के ला नाव काय दिलं होतं सांगा त्या कॉइलच्या? मग म्हणाल मी तुम्हाला आठवलं, व्हॉट इज द के? क्या बात है, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. एफ इज इक्वल टू के एक्स. तर हा के होता स्प्रिंग कांस्टेंट किंवा फोर्स कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट किंवा फोर्स कांस्टेंट. मग हा फॉर्म्युला जरा कंपेअर करा बरं. F is equal to Y A by capital L into small l. F च्या जागेवर F आहे. इलॉंगेशन इथेही इलॉंगेशनच. मग इथे या YA बाय कॅपिटल ए ला आपण स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट म्हणू शकतो की नाही? यहां पर ये Y ए बाय कैपिटल एल को बोला जाएगा फोर्स कांस्टेंट. दो दो चैप्टर्स का रिलेशन लेकर आना है तो ऐसा कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ता.
अगर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेकर जाना है तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। रेडी? चलो, ये तुम्हारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या। चलो देखो अभी ये प्रॉब्लम, बताओ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अरे दोस्तों, ये जरा डेफिनेशन याद करो, ये जरा डेफिनेशन याद करो। ये तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। अरे दोस्तों, वो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। वो किस पे डिपेंड होती है? लेंथ पे डिपेंड होती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड होती, फोर्स पे डिपेंड होती, किस पे डिपेंड होती रे? अरे वो किस पे डिपेंड होती रे? यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अरे ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये क्या है फिर? ये तो मटेरियल के प्रॉपर्टी है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, ये है वाय। अरे हे रबर बँड, समजा तुम्ही छोटा घेतला काय आणि मोठा घेतला काय, हे रबरच राहील ना, का सोनं होईल? तोडलं अर्धच घेतलं की त्याचं झालं सोनं, होईल का असं? अगर ये नहीं होता ना तो दोस्तों, ये उसका यंग्स मॉडुलस भी वही रहता, रहेगा कि नहीं? हा यस, परत सांगा ना, काय सांगू? अगर हे रबर बँड आहे, हे रबर बँड मी तोडलं, तुला अर्ध दिलं आणि मी अर्ध ठेवलं, तुझ्याकडे जे येईल ते रबरच राहील का सोनं होईल? हे होतं रबर. मी तुला अर्धा रबर बँड तोडून दिला तर ते होईल का सोन्याचं? मटेरियल बदलत नसेल तर इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. बघा तुमची डेफिनेशन, पहिलीच डेफिनेशन, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, म्हणजेच ती फक्त टेम्परेचरवर डिपेंड राहते, लेंथवर, अप्लाय केलेल्या फोर्सवर, एरिया क्रॉस सेक्शनवर अजिबात डिपेंड राहत नाही. समजलंय का? कमान 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 कमान, थेरी 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 है सब इसमें, थेरी है भाई. टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, कोई ज्ञान की बात नहीं है. फिर भी ये आंसर ए बी, एक आन्सर दिला होता तरी पण आपल्या एका मित्रानं, बरं का, मैत्रीण होती का मित्र होता माहित नाही, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. चलो नेक्स्ट. Copper wire and a steel wire of same diameter and length are connected end to end and force applied which stretches their combined length by L centimeter. Then two wires will have, oh wow, oh wow. काय काय असू शकतं बघा. त्या दोन्ही वायरचे डायमीटर सेम आहेत, तर त्यांचं काय सेम काय डिफरंट असेल? बोलो भाई बोलो. जल्दी बोलो जल्दी. तुम लोगों ने धोखा खाया बे. फैज आया बराबर, फैज ने बराबर बात की. श्रुति चोपड़े, येवतीकर, वैष्णवी गांगर्डे, रोहित काचेकर, लेकिन जरा देरी से आ गई गाड़ी. मैं बैठ गया, फिर बाद में आपने आंसर दिया ना भाई. ये देखो दोस्तों, अगर ये रिजिड सपोर्ट है, एक है सोने की
डोरी, और दूसरी है, दूसरी किसकी लेते, किसकी क्यों नहीं लेते, चलो बोलो, उसका डायमीटर अलग अलग है, और क्या उनका लेंथ भी सेम है, कह रहे, हाँ लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है। ओके, अब फिर इनको लगा दिया एक ऐसा वेट, अगर तुम्हारा हमारा ये लेंथ कैपिटल एल, कैपिटल एल, रेडियस इसकी आर, इसकी भी आर, और ये है वेट, पर मटेरियल अलग। अभी अभी देखो ये दोनों सीरीज में लगा है जैसा, तो ये वेट खाली इसके ऊपर जाएगा कि ये दूसरे वायर के ऊपर भी उस वेट का असर होगा। समजा तुम्ही एखाद्या बारला लटकले, है ना, काय, आणि तुमच्या पायाला एक दुसरा लटकला, दुसऱ्या एकाला धरला तुमच्या पायाला, बरं का, आणि आता सांगा याच्या पायाला बांधला 50 किलोचा मास, होय होय बापरे, तो ये 50 किलो का मास जो है, ये बस दूसरे बच्चे के ऊपर ही, क्या ये बच्चे के ऊपर भी, क्या खाली एक के ऊपर, खाली दो के ऊपर, क्या दोनों के ऊपर 50-50, दोनों के ऊपर 50-50, है क्या नहीं, हा 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 हा, क्या बात है, मतलब हमारा ये जो फोर्स वेट है ना, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो फिर स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस कितना, वही कलर से लिखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसके ऊपर, इसके अंदर कितना स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, अंडरस्टूड। तो ये दोनों तो सेम है, बट मटेरियल अलग होने के कारण y अलग होगा, इसका y और इसका y अलग अलग, तो फिर ये होगा मेरा y इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एल बाय ए स्मॉल एल। दोस्तों ये सेम है, ये सेम है, पर ये अलग है, एल इज इक्वल टू एम जी बाय वाई ए, और ये मेरा एल, हाँ कि ना, पर क्या मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, ये y, ये l, और ये मेरा y बाहर, भले ये ब्रैकेट डिफरेंट है लेकिन, सॉरी ब्रैकेट सेम है लेकिन y तो मेरा डिफरेंट है ना, y डिफरेंट है तो l भी डिफरेंट होगा, l मतलब स्ट्रेन डिफरेंट होगा। अगर ये ऊपर लटके वाला बच्चा स्ट्रांग है, नीचे लटके वाला बच्चा वीक है, 50 किलोग्राम लटका दिया तो छोटा बच्चा रोएगा, बड़ा बच्चा बोलेगा कुछ नहीं होता रे होता है कि नहीं, मतलब स्ट्रेन अलग अलग। हैव यू अंडरस्टूड, क्या ये स्ट्रेन अलग अलग होगा कि नहीं, तुम बोलो तो होगा कि नहीं, स्ट्रेन अलग अलग, समझ गए, स्ट्रेस सेम है लेकिन स्ट्रेन अलग अलग है, समझ गए सबको, जिनका गलत हुआ था उनको भी मान लेंगे, समझ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, if a force can break a wire, calculate the force required to break a wire of double the cross section। ओए 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 ओए। दोस्तों मेरे पास एक रबर बैंड है,
मेरे पास दो रबर बैंड है, दो रबर बैंड को मैं एक को तोड़ने के लिए कुछ फोर्स लगाऊंगा, दो पकड़ लिया तो उतना फोर्स से टूटेगा या कम ज्यादा होगा? दोस्तों मेरे पास एक y का फॉर्मूला है, इसमें एफ एल ए स्मॉल एल है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ना, ये फोर्स एफ, ये तो मटेरियल पे डिपेंड होता नहीं है, ये डिपेंड होता है एरिया क्रॉस सेक्शन पर। तो ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू वाई एल बाय एल इंटू ए। अगर 400 किलोग्राम वेट सस्पेंड करने से बारीक वायर टूटता है, तो डबल क्रॉस सेक्शन करने से दुगना वेट बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी दुगना करना पड़ेगी ये डबल करने से। तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 बाय A1। A2 तो 2 टाइम्स क्या बोलता हूं, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 400 इंटू 2, मतलब 800 किलोग्राम वेट से टूटेगा। म्हणून तर तुम्ही आम्ही हा धागा तोडू शकतो, या बंडल मधला धागा तोडू शकतो की नाही आम्ही? धागा सहज तोडता येतो, आहे का नाही हा धागा? परंतु यानं बनलेली दोरी तोडता येते का? समजा मी हा धागा 4 पट केला है ना, आणखी 6 पट केला, आणखी 8 पट केला, आता तुम्हाला जर सांगितलं आता तोडून दाखवा तर तुटेल का रे ते? आता एवढ्या साईजचा केला तो तुटेल का आता? आता तुटणार नाही ते। हा, त्यामुळे आमचा आन्सर येते 800 किलोग्राम वेट। ओके, कम ऑन नेक्स्ट नाउ। One end of uniform wire of length L, W weight है attached rigidly to a point on roof and the weight is W1 suspended from its lower end. S is area of cross section wire stress in the wire at a height 3L by 4 from lower end. Okay. दोस्तों ये है रिजिड सपोर्ट, ये है वायर, ये वायर की लेंथ है L, उसका खुद का वेट है W, और दूसरा एक वेट ऐड कर दिया है W1 इधर, और पूछा गया ये 3L/4 हाइट पर यहां से गिनना है, ये आधी, ये 1/4, मतलब ये हुआ 3L/4। इस हाइट पर मतलब यहां पर स्ट्रेस कितना? अरे दोस्तों स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है रे? कोई बोलेगा क्या स्ट्रेस का फॉर्मूला? सब बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया, नाही क्या? हा, मग आता या क्रॉस सेक्शनच्या खाली किती लोड आहे रे? स्ट्रेस म्हणजे वेट अपॉन एरिया, आणि त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शन किती आहे? यस, पण वर त्याच्या खाली लोड किती आहे? मला माहिती आहे W1 नक्की आहे, पण त्या वायरचं स्वतःचं वेट किती आहे खाली? आपल्याला ज्या क्रॉस सेक्शन वर विचारलेलं आहे ना, त्याच्या खाली त्या वायरचं रॉडचं स्वतःचं वेट किती? 3/4 ऑफ W आहे। गुड शुभम, गुड। W1 तर आहेच, पण 3/4 ऑफ W सुद्धा आहे,
आणि म्हणून आमचा आन्सर आहे 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 आहे. ज्यांना कुणाला समजलं नसेल त्यांनी 100% विचारा, नाहीतर असा हे जे बाळ झोका घेत तसा झोका खेळा. बघा बघा कसं झोका खेळत ते. इलास्टिक इलास्टिक बच्चा है ये, इलास्टिक है कि नहीं? देखो देखो तुम्हारे लिए बनाया मैंने इलास्टिक बच्चा. इलास्टिक बच्चा देखो कैसा झूला खेलता है क्या नहीं? ऐसा झूला खेलो, नहीं तो बताओ कि समझ में आया क्या नहीं आया. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अरे बताओ, क्या गए झूला खेलने के लिए? पक्का? अंडरस्टूड? ओके 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 ओके. चलो नेक्स्ट. When a wire of 2 meter long and चलो जल्दी, अपना समय बस 15 मिनट बाकी है, 2-4 प्रॉब्लम तो होना चाहिए. When a wire of 2 meter long and 0.05 centimeter square in cross section stretched by a weight of 2 kilograms, it increases in length by 0.04 millimeter. यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज. जी 10 लेना है. क्या आप लोगों को यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है? अरे पक्का पता होगा. जल्दी जल्दी जल्दी. चलो आन्सर पण दिलं काय काही मी. बापरे काय फास्ट आहे मुलं. y इज इक्वल टू mgl बाय a स्मॉल l. अब दोस्तों यम पता है 2 किलोग्राम्स, जी 10, कैपिटल एल 2 मीटर्स, एरिया 0.05 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁻⁻4 लिखना पड़ता. और इलांगेशन कितना हुआ? इंक्रीजेस इन लेंथ बाय 0.04 मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है तो 10⁻⁻3. हो. देखो 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 देखो, इसके पावर -2, इसके पावर -2. होई क्या नहीं? होई. तो ये बनेगा 5, वो बनेगा 4, ये पावर -2, इसके पावर -2, इसके पावर -4, इसके पावर -3. करो सबकी एडिशन. -2 -4 -6 -6 -2 -8 -8 एंड -3 -11. प्यारे दोस्तों इनका तो काम तमाम. जिन्होंने आंसर ये दिया है वो हो गए ना गलत. वो हो गए गलत. होए क्या नहीं? 2 इंटू 10⁻11 आ गया. भाई बोलो जल्दी, करेक्ट है क्या नहीं? अरे समझे क्या नहीं? हाँ ये होता है आंसर सी. 2 इंटू 10⁻11 और यहाँ पावर 11 है तो यहाँ 20 है तो लिखना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻8. ओके चलो नेक्स्ट. When a body of weight W suspended vertically by a thin metallic wire, it extends by 1 millimeter. If wire is cut to half its original length and same weight is suspended from it, then its extension will be. करो जल्दी. चलो दोस्तों ये है मेरा फॉर्मूला. अब वायर को कट किया मैंने. समजा ही अशी वायर होती, त्या वायरला मी कट केल्यावर जी अर्धी राहती ती, त्याचं मटेरियल बदलतं का रे? हॅलो, मटेरियल बदलतं का?
ना, म्हणजे हे बदलत नाही. तोच फोर्स अप्लाय केलाय, सेम वेट, म्हणजे हे बदलत नाही. परत ते कट केल्यामुळे त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शन बदलला का? नाही. मग या स्मॉल एल मध्ये आणि कॅपिटल एल मध्ये कोणतं रिलेशन आहे? डायरेक्टली प्रपोर्शनल का इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल? तुम्ही याच्या अगोदर असं काहीतरी एक आन्सर दिलं होतं बघा, ई डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू असं काहीतरी. हे तो यहां मैं लिख पाऊंगा ऐसा? अरे है क्या नहीं है? इलॉन्गेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॅपिटल एल दिलं होतं की नाही आन्सर? दिलं होतं. मग तसं असेल मित्रांनो, तर स्मॉल एल टू बाय स्मॉल एल वन इज इक्वल टू कॅपिटल एल टू बाय कॅपिटल एल वन. रिलेशन तयार झालं. डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हटलं ना तुम्ही. मग एल टू माझा माहित नाही, पण एल वन 1 मिलीमीटर, हे 1 मिलीमीटर. एल टू माझी हाफ ऑफ ओरिजिनल. पहिली जर कधी कॅपिटल एल असेल तर आता हे एल एल कॅन्सल आणि मिळाला हाफ. तो एल टू इज इक्वल टू 1/2 म्हणजे 0.5 मिलीमीटर. ज्याचा आन्सर असेल ए ते करेक्ट, ज्याचा आन्सर बी त्यांनी वरच्याची कॉपी केली. चलो नेक्स्ट. Length of wire is increased by 1 millimeter on application of given load. In a wire of same material but length and radius twice that of first, on application of same force, extension produced will be dash 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 dash. जल्दी 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 कौन देता है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. ऊपर का आंसर देख के मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं समझ सकता हूं किसने क्या कैलकुलेशन किया. बी, ए बी सी डी सगळे आन्सर देता. देता. चला बघा इकडे. आपला परत तोच फॉर्म्युला, y इज इक्वल टू एफ एल बाय ए स्मॉल एल. पण ए आता रेडियसच्या फॉर्म मध्ये आहे, म्हणून मी पाय स्मॉल आर स्क्वेअर स्मॉल एल असं लिहिल. आणि विचारले मला एक्सटेन्शन, म्हणजे एक्सटेन्शनचा फॉर्म्युला तयार करायचा असेल तर हा असा होईल का नाही बघा. आता यामध्ये कोण डायरेक्टली प्रपोर्शनल, कोण इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल? मटेरियल जर बदललं नाही तर वायचा प्रॉब्लेम संपला. सेम फोर्स आहे, म्हणजे 3 गोष्टीचा प्रॉब्लेम संपला. 2 गोष्टी राहिल्या. तर माझा फॉर्म्युला तयार होईल आता, एल टू बाय एल वन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे म्हणून एल टू बाय एल वन, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणून R1 अपॉन R2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मित्रांनो L1 माझा 1 मिलीमीटर आहे, L2 बाय 1 मिलीमीटर. कॅपिटल L2 काय म्हणतोय? दोन्ही डबल केले, रेडियस ट्वाइस दॅट ऑफ फर्स्ट, लेंथ पण आणि रेडियस पण. मग हे 2 डिवायडेड बाय डबल लेंथ केली ना, म्हणजे L1 हे L आणि रेडियस डबल केली म्हणजे ट्वाइस आर. काय काय कॅन्सल झालं बघा. कॅपिटल एल स्मॉल आर कॅन्सल. हे 1/2 चा स्क्वेअर झाला 1/4, म्हणजे झालं 1/2. अलीकडचं 1 पलीकडं नेलं तर 1/2, म्हणजे L2 झाली अर्धी, हाफ मिलीमीटर. तो दिस इज व्हाट युअर आंसर. जिसका किसी का स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन से क्या होता है, एक ही तो बात है. कसं करशील? फॉर्म्युला तर हाच लिहावा लागेल ना. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन केल्यानं काय होणार?
काही केलं तर काय होईल प्रांजली सांग. हम्म? शेवटी फॉर्म्युला तर हाच येणार आहे. हे तर तेच आहे ना मग. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनच तर लिहिलं मी. वाय इज इक्वल टू काय आणलंय? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. नाही का? बोल बेटा बोल. समजले का? हा, हर्षल म्हणतो सही है सर. थँक्यू हर्षल. चलो, इसी के साथ आज का हमारा प्रॉब्लम का सेशन खत्म करेंगे दोस्तों. दोस्तों इसी फॉर्मूले पर, इसी यंग्स मॉडुलस पर हम अपना प्रॉब्लम का सेशन जारी रखेंगे कल भी. सो कल का वीडियो देखने के लिए भूलेंगे नहीं, कल का पीरियड करने का भूलेंगे नहीं, और पेन पेंसिल अपना कैलकुलेशन करने का इंटरेस्ट जारी रखेंगे. टिल दैट, ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.